जी क्लास लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था? कंस्ट्रक्टर कंप्लीट हो गया था। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर्स विद एग्जांपल्स और प्रैक्टिस सिनेरियो बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मैंने आपको दिए थे और रन टाइम पे कुछ स्टूडेंट्स हैं उनको रन करके भी एग्जीक्यूट करके भी प्रैक्टिस उनकी हो गई होगी। ठीक है, सो कंस्ट्रक्टर का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। आज हम एक छोटा सा टॉपिक है कांस्टेंट एंड रीड ओनली वेरिएबल स्टैटिक क्लासेस और उसके बाद फिर हम इनहेरिटेंस का इंशाल्लाह आज हम स्टार्ट कर देंगे। ओके, सो स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों के पास? वेट अ सेकंड। G class, we have next topic that is method overloading. What is method overloading? Method overloading is same as constructor overloading. जिस तरह हम constructor को overload कर सकते हैं, similarly we can overload method as well. हमारे पास होगा क्या? We have methods having same name but different parameter list. जैसे constructor overloading की अगर हम definition देखें तो constructor having same name but different parameter list. Similarly, method overloading can be defined as methods having same name but different parameter list. ठीक है, सो एक ही क्लास में हमारे पास एक नाम के मल्टीपल मेथड हो सकते हैं बट हर मेथड की जो पैरामीटर लिस्ट है या जो हम आर्गुमेंट पास कर रहे हैं वो डिफरेंट होंगे। Method overloading is commonly used to create several methods with the same name that perform the same or similar task but on different types or different number of arguments. ठीक है, हो सकता है कि मेथड का जो टास्क है जिसके लिए आप वो मेथड डिजाइन कर रहे हैं, it could be the same, but the reason why we are overloading the method is that कि हम different types या number of arguments के लिए वही same काम perform करें when we have different numbers of argument or we have different data types. तो दैट इज द मेन यूजेज ऑफ मेथड ओवरलोडिंग कि हम क्यों कर रहे हैं। मेथड का नेम सेम है तो बेसिकली टास्क भी सेम होगा, तो आपके पास मेथड के नेम भी सेम है, टास्क भी सेम हो सकते हैं, बट मेन रीजन इज दैट कि इफ यू हैव डिफरेंट डाटा टाइप्स जिसपे आपने वो सेम टास्क परफॉर्म करना है बट डाटा टाइप डिफरेंट होंगे, तो उसके लिए यू कैन यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ मेथड ओवरलोडिंग। Here are some examples of method overloading. Here we have a class name program. क्लास का नाम है हमारे पास प्रोग्राम और इसी क्लास के अंदर मैंने दो मेथड्स डिक्लेयर किए हैं, दोनों का नाम क्या है मेरे पास स्क्वायर। ठीक है, प्रोग्राम की क्लास है जिसके अंदर मेरे पास एक मेथड है int स्क्वायर जो कि एक इंटीजर वैल्यू ले रहा है और क्या रिटर्न कर रहा है इंटीजर का स्क्वायर, यानी कि उस इंटीजर वैल्यू को उसी से मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर रिटर्न कर रहा है। देन एक और मेथड है जो कि ओवरलोडेड मेथड है और वो ओवरलोडेड मेथड भी अगेन नेम सेम है स्क्वायर, बट उसका जो नंबर ऑफ आर्गुमेंट या डेटा टाइप है आर्गुमेंट की वो डिफरेंट है। फर्स्ट वाला स्क्वायर इज टेकिंग एन इंटीजर वेरिएबल एंड अनदर स्क्वायर इज टेकिंग डबल वैल्यू। तो यहाँ पे होगा क्या हमारे पास, जब मैं इस प्रोग्राम को रन कैसे होगा, मेन विद इन मेन मेथड के अंदर मैंने इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया एंड आफ्टर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट मैंने इन दोनों मेथड को कॉल कर दिया। मेथड एक ही है बट कौन सा मेथड कब कॉल होगा आपको ये आर्गुमेंट लिस्ट देखकर पता चलेगा। जब मैंने ऑब्जेक्ट के नाम के साथ ऑब्जेक्ट डॉट स्क्वायर 7 कॉल किया यानी कि एक इंटीजर वैल्यू पास की तो मेरे पास ये वाला मेथड कॉल होगा। जो मैंने इंटीजर वैल्यू दी 7, ये मेरे पास क्या प्रिंट होगा, कॉल्ड स्क्वायर विद इंट आर्गुमेंट 7 और रिटर्न कर देगा वैल्यू 7 मल्टीप्लाई बाय 7 49 रिटर्न हो जाएगा। 49 कहाँ, इस मेथड कॉलिंग को रिप्लेस कर देगा और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा स्क्वायर ऑफ इंटीजर 7 इज 49 लाइक दिस, तो ये प्रिंट हो गया। सिमिलरली
जब मैं कॉल करूंगी ऑब्जेक्ट डॉट स्क्वायर 7.5 से, यहाँ पे मैंने एक डबल वैल्यू पास की है, इस पॉइंट से पता चल रहा है। तो जब मैं इसको पास कर मेथड को कॉल करूंगी तो ये इन रन टाइम कैसे डिसाइड करेगा कि कौन सा मेथड कॉल होगा, अकॉर्डिंग टू गिवन डाटा टाइप। तो जब मैंने फ्लोट या डबल वाली वैल्यू पास की है तो अब ये वाला स्क्वायर मेथड कॉल करेगा जिसमें जो डबल मेथड एज एन आर्ग्यूमेंट ले रहा है, और यहाँ पे प्रिंट होगा कॉल्ड स्क्वायर विद डबल आर्ग्यूमेंट 7.5, कॉल्ड स्क्वायर विद डबल आर्ग्यूमेंट 7.5, और रिटर्न कर देगा 7.5 मल्टीप्लाई बाय 7.5। जो वैल्यू आएगी कैलकुलेट करेगा, और कैलकुलेट करने के बाद उस वैल्यू को रिटर्न कर देगा इन प्लेस ऑफ दिस कॉलिंग, जहां से मैंने इसको कॉल किया उसकी जगह पे ये मुझे रिप्लेस कर देगा। ठीक है, हम इस प्रोग्राम को कंपाइलर पे रन करके भी देख सकते हैं हाउ डज इट वर्क। एग्जैक्टली, बस कंस्ट्रक्टर की ये लिमिटेशन है कि कंस्ट्रक्टर का नाम सेम होगा जैसे आपकी क्लास का नेम है, और कंस्ट्रक्टर कुछ रिटर्न नहीं करेगा। और मेथड में हमारे पास जो है जरूरी मेथड का नाम क्लास के नाम के इक्वल नहीं होगा। अगर आप मेथड का नाम क्लास के नाम के इक्वल कर दोगे तो इट वुड बी कंस्ट्रक्टर। और मेथड कैन रिटर्न एनीथिंग, आप कुछ भी रिटर्न करवाना चाहें मेथड से रिटर्न करवा सकते हैं। ठीक है, लेट से मैंने यहाँ पे ऑनलाइन कंपाइलर रन करते हैं और इस कोड को वहां पे भी हम एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ क्लास नेम टेस्ट, और इस क्लास में हम मेन से बाहर एक मेथड बनाते हैं पब्लिक इंट स्क्वायर। ठीक है, और इस स्क्वायर में हम क्या वैल्यू पास कर देते हैं, इंटीजर वैल्यू। so here we pass an integer value as an argument having data type integer. Let's say int I, and what I'm writing here is return I multiply by I, यानी कि जो I की वैल्यू यहाँ पे एज एन इंटीजर आ रही है उसको I से मल्टीप्लाई करके रिटर्न कर दे। Similarly, I have another method having same name but different return type and square double D. Okay, and in method body I am calling return D multiply by D. ठीक है, और यहाँ पे मैं मेन मेथड पे क्या करूंगी, क्योंकि ये मेरे पास इंस्टेंस मेथड्स हैं और इनको कॉल करने के लिए आई हैव टू क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। so test is the name of class and I am creating object of test class, let's say T, and now I can call T dot square। ठीक है, और इस स्क्वायर में मैं अगर इंटीजर वैल्यू पास करूंगी तो ये मुझे क्या रिटर्न करेगा, लेट्स से मैंने यहाँ पे 5, so ये इट वुड रिटर्न 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25। एंड सिमिलरली अगर मैं टी डॉट स्क्वायर कॉल करूंगी और यहाँ मैंने दे दिया लेट्स से 7.5। ठीक है, और इसको हम क्योंकि ये रिटर्न करेगा वैल्यू, सो वी शुड हैव अ राइट लाइन स्टेटमेंट दैट शुड प्रिंट द आउटपुट। so here I'm calling this method inside console.writeLine method. Similarly, console.writeLine, ठीक है, मेथड एक है, कॉलिंग भी एक ही तरीके से हो रही है, बट डिफरेंस इज दिस आर्गुमेंट। तो जब मैं इस कोड को रन करूंगी 25 and another one is returning 56.25. okay, we have limitation when we are creating method of same name कि हमारे पास डेटा टाइप डिफरेंट होना जरूरी है एज एन आर्गुमेंट वाली मेथड हैविंग सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर लिस्ट मींस डिफरेंट आर्गुमेंट। यहाँ पे वी कैन हैव सेम रिटर्न टाइप एज वेल, इंटीजर एंड इंटीजर। लेकिन यहाँ पे एरर क्या दे रहा है कि मैं जब d मल्टीप्लाई बाय d को रिटर्न करवा रही हूँ जो कि एक डबल वैल्यू है, तो वो डबल वैल्यू रिटर्न कर रहा है और यहाँ पे मैं एक्सप्लिसिटली कह रही हूँ int, तो ये टाइप कास्टिंग का इशू दे रहा है। सो व्हाट कैन आई डू हियर, ठीक है, मैं यहाँ पे पार्सिंग भी कर सकती हूँ, और आप चाहें तो यहाँ पे कन्वर्ट डॉट टू इंट 32 वाला मेथड भी कॉल कर सकते हैं कि पहले d को d से मल्टीप्लाई करो
जो एक डबल वैल्यू देगा, और जो डबल वैल्यू आ रही है उसको आप कन्वर्ट करो इंटीजर में और फिर उसके बाद रिटर्न करो, जो कि इक्विवेलेंट होगा इस इंटीजर के। तो ये चीज अपडेट करके बताने का पर्पस ये है कि मेथड हैविंग सेम नेम एंड सेम रिटर्न टाइप इज आल्सो ओवरलोडेड मेथड, बट डिफरेंस इज कि सिर्फ आर्गुमेंट लिस्ट, मतलब जो हम इनपुट दे रहे हैं, इट कुड बी डिफरेंट, इट शुड बी डिफरेंट। सेम डेटा टाइप आपके पास रिटर्न हो सकती है। ठीक है, इसने क्या किया 650, जो हमने किया 7.5, 7.5 मल्टीप्लाई बाय 7.5 है 56.25। इस 56.25 को इसने कन्वर्ट किया इंटीजर में और फिर रिटर्न किया, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक्सप्लिसिटली बताया है कि रिटर्न टाइप शुड बी इंटीजर। सो रिटर्न टाइप पे लिमिटेशन नहीं है, लिमिटेशन है नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट। अब मैं एक और मेथड इस नाम का नहीं बना सकती जो कि इनपुट ले रहा होगा एक इंटीजर इंट एक्स। तो यहाँ पे मेरे पास कंफ्यूजन होगी कि हम कौन सा मेथड क्लियर करें। देखिए यहाँ पे ये मेरे पास एरर आ गया, ऑलरेडी डिफाइंस अ मेंबर कॉल्ड स्क्वायर विद द सेम पैरामीटर टाइप्स। तो हम पैरामीटर जो आर्गुमेंट है जो हम एज एन इनपुट दे रहे हैं वो डिफरेंट होना जरूरी है, रिटर्न टाइप का डिफरेंट होना इज नॉट मैंडेटरी। बिल्कुल हो सकता है डबल से, लेकिन मैंने एग्जांपल देने के लिए क्या है कि अगर आप मेथड सेम नेम के बना रहे हैं तो उनके रिटर्न टाइप भी सेम होगी। अगर आप डबल से रिटर्न करना चाह रहे हैं तो ये विदाउट कन्वर्जन रिटर्न हो जाएगा। इसके लिए आपको कन्वर्ट करवाने की जरूरत नहीं है, आप वैसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। वो मैंने सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए बताया था कि मेथड जो है वो सेम नेम और सेम रिटर्न टाइप भी हो सकती है। यहाँ अगर किसी को कोई क्यूरी है तो यू कैन आस्क। ओके क्लास, तो वन बाय वन आपकी क्यूरी को मैं रिस्पॉन्ड कर देती हूँ।
एक्सेस मॉडिफायर मतलब एक्सेस मॉडिफायर पब्लिक होगा तो वो आउटसाइड द क्लास अगर आप एक्सेस करना चाहेंगे तो कर सकते हैं ना। अगर आप पब्लिक और प्रोटेक्टेड कर देंगे तो पब्लिक हर जगह से एक्सेस हो जाएगा और प्रोटेक्टेड विद इन अ क्लास जो है वो एक्सेस होगा, या जो इनहेरिटेड क्लास होंगी उनके अंदर एक्सेस हो सकता है। बट अगेन वो मेथड ओवरलोडिंग ही होगी, लेकिन आपने एक्सेस मॉडिफायर सिर्फ ये बता रहे होते हैं कि आपका वो मेथड कहाँ से एक्सेस हो सकता है। अगर पब्लिक है तो आप कहीं से भी मेथड कॉल कर सकते हैं, अगर प्रोटेक्टेड है तो जिस क्लास के अंदर डिफाइन किया उसी क्लास के अंदर होगा, और उस क्लास से जो इनहेरिटेड क्लासेस हैं वो सारी इनहेरिटेड क्लासेस के अंदर एक्सेसिबल होगा। और अगर प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर आप यूज करेंगे तो प्राइवेट कुड ओनली बी यूज विद इन अ क्लास, होगी तो वो मेथड ओवरलोडिंग है, लेकिन वो आपके पास विद इन अ क्लास बस ये एक्सेसिबिलिटी लेवल बता रहे होते हैं एक्सेस मॉडिफायर्स। ठीक है, और कोई फर्दर क्यूरी मोहम्मद हमान में से कि कोई ऐसी कंडीशन है जिसमें डाटा टाइप हम टाइप का एक मेथड कॉल होता है गेट टाइप, ये मैं आपको कंफर्म करके बता दूंगी। गेट टाइप का मेथड कॉल होता है और हम इंटीजर वैल्यू दे देते हैं, लेट्स से गेट टाइप और आर्गुमेंट लेट्स से 5, तो वो फिर रिटर्न कर देगा इंटीजर। So yes, you can use with a method, built-in method है इसके लिए। ओके जी, तो यहाँ तक मेथड ओवरलोडिंग भी क्लियर है। ठीक है, इंट स्क्वायर एक्स एंड डबल स्क्वायर इंट एक्स मेथड कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड बाय रिटर्न टाइप। अगेन वही चीज जो हमने यहाँ पे डिस्कस की, मैंने आपको पहले बता दिया कि यहाँ पे रिटर्न टाइप डजंट मैटर, रिटर्न टाइप कैन बी एनी, इट कुड बी इंटीजर, सेकंड मेथड की डबल भी हो सकती है, बट जो मेन मेथड ओवरलोडिंग का रूल है वो ये है कि मेथड का नेम सेम हो और आर्गुमेंट्स डिफरेंट हो। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरे पास इंट स्क्वायर इंट एक्स एंड अनदर मेथड इज जो कि रिटर्न कर रहा है डबल, बट स्क्वायर में एक इंट एक्स, तो यहाँ पे कंपाइलर एरर आएगा। कंपाइलर एरर क्यों आएगा मेरे पास? कंपाइलर एरर इसलिए आएगा क्योंकि मैं जब ऑब्जेक्ट इस मेथड को कॉल करूंगी स्क्वायर और 6 पास करूंगी जो कि एक इंटीजर वैल्यू है, तो ये इन दोनों में से कौन सी वैल्यू को मेथड को कॉल करेगा? तो इसीलिए आपके पास जो रिस्ट्रिक्शन है वो किस पे है, वो मेथड नेम और आर्ग्यूमेंट पर है, पैरामीटर लिस्ट पे। Overloaded methods can have the same or different return types if the parameter lists are different. बस आपके पास parameter list different होनी चाहिए and method can have same or different return types. Also, overloaded methods need not have the same number of parameters. ये भी जरूरी नहीं है कि same number of parameters हो, अगर इसमें एक input जा रहा है तो इसमें भी एक input जा रहा है, it's not necessary. Means you can have multiple numbers of parameter list as well. जैसे यहाँ पे double D and further इंट एक्स, ऐसा भी हो सकता है, या हम ये भी कर सकते हैं डबल एक्स, और रिटर्न क्या हो जाए मेरे पास एक्स मल्टीप्लाई बाई डी। तो जब हम कॉल करेंगे तो कॉल करते वक्त हम वी कैन पास 2 डबल वैल्यूज, फर्स्ट वन 7.5 एंड लेट्स से मैंने नेक्स्ट वाली दे दी 2.3, तो ये दोनों इनपुट लेगा, वन बाय वन लोकल वेरिएबल में पास करेगा। फर्स्ट वाला इनपुट 7.5 डी में स्टोर होगा एंड 2.3 वुड बी स्टोर इन एक्स, और डी मल्टीप्लाई बाय एक्स, और इसका जो भी रिजल्ट होगा वो रिटर्न होगा और इस कंसोल डॉट राइट लाइन की स्टेटमेंट के थ्रू प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, इट्स 17.25। सो पैरामीटर लिस्ट के जो नंबर्स हैं वो भी जरूरी नहीं है कि वो सेम हो, कि अगर यहाँ पे एक इनपुट जा रहा है तो यहाँ पे भी एक होगा, वी कैन हैव डिफरेंट नंबर्स ऑफ आर्गुमेंट एज वेल। जी क्लास, आवाज नहीं आ रही, क्या प्रॉब्लम है कोई वॉइस का? ओके ठीक है। ओके, जो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है
ये बहुत छोटे छोटे माइन्यूट से टॉपिक हैं जो हम लोग इंशाल्लाह ब्रेक से पहले कंप्लीट कर लेंगे। एक सेशन और लगे, उसके बाद फिर हम इनहेरिटेंस स्टार्ट करेंगे। द नेक्स्ट टॉपिक इज स्टैटिक मेंबर्स इन अ क्लास। अभी तक जो हमने एट्रीब्यूट देखे, दे और आर इंस्टेंस वेरिएबल्स और इंस्टेंस मेथड। इंस्टेंस वेरिएबल और इंस्टेंस मेथड मीन जिसके साथ आप स्टैटिक का कीवर्ड नहीं लगाते, तो बाय डिफॉल्ट वो कौन से आपके पास मेंबर्स होते हैं? इंस्टेंस मेंबर्स होते हैं, इंस्टेंस डाटा मेंबर्स एंड इंस्टेंस मेंबर फंक्शंस। ठीक है, उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है कि उनको एक्सेस करने के लिए यू हैव टू क्रिएट ऑब्जेक्ट फर्स्ट। उनको एक्सेस करने के लिए, यूज करने के लिए आपको पहले उनका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, सो जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे उसकी नेसेसरी है कि जो हमारे पास जितने भी इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं या इंस्टेंस मेथड हैं उनको एक्सेस करने के लिए हमें पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा क्लास का, देन वी कैन एक्सेस दोज वेरिएबल्स और दोज मेथड्स। Here we have another concept that is static member in a class. इसकी एग्जांपल ऐसी हो सकती है कि कुछ कीज हमारे पास ऐसे, अच्छा इंस्टेंस का तो मतलब ये कि हर ऑब्जेक्ट की अपनी अलग अलग कॉपी। लेट्स से अगर मैं कह रही हूँ नेम, क्लास है मेरे पास पर्सन की, उसमें मैंने एक इंस्टेंस वेरिएबल रखा नेम। सो वो नेम मेरे लिए मेरी अपनी कॉपी होगी, आपके लिए एक आपकी अपनी कॉपी होगी। लेकिन हमारे पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे भी हो सकते हैं जो हर ऑब्जेक्ट के लिए कॉमन है। ठीक है, अब नेम की मेरे लिए अपनी एक कॉपी है, आपकी अपनी है, और एक्स वाई जेड जितने भी ऑब्जेक्ट हैं हर किसी के लिए नेम की अपनी अपनी एक अलग कॉपी है। ठीक है, बट अगर हम स्टैटिक मेंबर की बात करें तो कुछ एट्रीब्यूट्स क्लास के ऐसे हो सकते हैं जो कॉमन हो सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए। लेट्स से नेशनैलिटी, अब मेरी भी नेशनैलिटी पाकिस्तान है, आपकी नेशनैलिटी भी पाकिस्तानी है। सो ऐसी फील्ड को वी कैन, या फिर हम एम्प्लॉय की बात करें, ठीक है, एम्प्लॉय की क्लास है, हर एम्प्लॉय का नेम अलग होगा, हर एम्प्लॉय की डेजिग्नेशन अलग होगी, हर एम्प्लॉय की डेट ऑफ ज्वाइनिंग अलग होगी। लेकिन एक चीज जो सबके लिए कॉमन होगी, इट शुड बी कंपनी नेम। जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो सारे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, इट शुड बी सेम फॉर ऑल द एम्प्लॉयज। सो ऐसी फील्ड को हम स्टैटिक रखेंगे, मींस हम उसको एक दफा यूज करें और वो थ्रू आउट जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उन सबके लिए वो कॉमन हो। ठीक है, so there is an important exception to the rule that each object of a class has its own copy of all the data members of the class. कुछ केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि एक ही कॉपी हो जो सबके साथ शेयर हो, जैसे हम मैंने अभी डिस्कस किया नेशनैलिटी, वी ऑल बिलोंग टू सेम नेशनैलिटी। अब अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक्स हर किसी के अलग हो सकते हैं, मेरा अपना नेम है, अपनी एज है, अपना CNIC है, आपका अपना नेम है, CNIC है, एज है, लेकिन वी आर बिलोंग टू सेम कंट्री। सो कंट्री को बार बार मैं भी रिपीट करूं, पाकिस्तान, कंट्री नेम पाकिस्तान, आप भी रिपीट करें, तो उससे बेटर ये कि हम उसको स्टैटिक रख लें। स्टैटिक का मतलब ये कि वो थ्रू आउट जितने भी ऑब्जेक्ट बनते रहेंगे वो बाय डिफॉल्ट सबके लिए कॉमन होगा। इसी ऑब्जेक्टिव के लिए वी यूज्ड स्टैटिक डाटा मेंबर। स्टैटिक मेंबर्स एग्जिस्ट एज मेंबर ऑफ द क्लास, और स्टैटिक मेंबर कैसे एग्जिस्ट कर रहे होते हैं? एज अ मेंबर ऑफ द क्लास रादर देन एन इंस्टेंस। तो यहाँ पे क्या है, मेंबर ऑफ क्लास है जो कि सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए कॉमन है। पहले तो हमने ये देखा था ना कि हीप मेमोरी में जैसी ऑब्जेक्ट होता है तो हर ऑब्जेक्ट अपनी ओन कॉपी बनाता है सारे डेटा मेंबर्स के लिए जो कि इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं। स्टैटिक मेंबर क्या है? इज अ मेंबर ऑफ क्लास। सो बाय डिफॉल्ट जितने भी ऑब्जेक्ट बनेंगे वो सब उस स्टैटिक वेरिएबल को डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं और वो सेम रहेगा थ्रू आउट सबके लिए। A non-static member function can be called only by after initiating the class as an object. जो non-static है means जो instance है, जो आज से पहले हम करते आ रहे हैं, उनके लिए जरूरी है कि आप object बनाएं, and after creating object you can use it with the name of object. जैसे हम use करते हैं person p is equal to new person, p dot name is equal to this. So that is instance variable, like non-static member जो कि instance है। लेकिन similarly जब हम स्टैटिक की बात कर रहे हैं तो स्टैटिक के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएशन इज नॉट नेसेसरी। आप ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे क्योंकि वो क्लास का मेंबर है, उसके लिए आप डायरेक्ट क्लास का नाम यूज करके उसको एक्सेस कर सकते हैं। A static member function can be called even when a class is not instantiated. अगर आपने ऑब्जेक्ट नहीं भी बनाया क्लास का, so without creating object you can call static member as well. स्टैटिक फंक्शंस में एक्सेस ओनली स्टैटिक डाटा मेंबर्स, और एक लिमिटेशन ये है कि जब आप स्टैटिक मेथड भी हो सकते हैं, स्टैटिक मेंबर्स भी हो सकते हैं, बट व्हेन यू हैव क्रिएट स्टैटिक फंक्शन इट इज मैंडेटरी कि उस मेथड के अंदर सारी की सारी स्टैटिक फील्ड्स हों। ऐसा नहीं हो सकता कि एक स्टैटिक मेथड के अंदर आपके पास नॉन स्टैटिक फील्ड है, क्योंकि फिर उस नॉन स्टैटिक फील्ड को एक्सेस करने के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करना जरूरी है। और स्टैटिक की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है कि स्टैटिक मेंबर, चाहे वो स्टैटिक वेरिएबल हो या स्टैटिक मेथड हो, इनको आप बगैर ऑब्जेक्ट क्रिएट किए क्लास के नाम के साथ एक्सेस कर सकते हैं।
यहाँ तक कोई क्यूरी है सो यू कैन आस्क, नहीं तो फिर मैं इसकी आपको एक एग्जांपल भी रन करके बता देती हूँ। नहीं, इसके लिए ऑब्जेक्ट बन ही नहीं सकता। ठीक है, लेट से यहाँ पे एक एग्जांपल है पब्लिक क्लास अकाउंट। आई हैव क्रिएट अ क्लास नेम अकाउंट एंड वी हैव टू फील्ड्स, वन इज नॉन स्टैटिक एंड वन इज स्टैटिक। अब हम देखते हैं कि ये किस तरीके से वर्क करेगा। लेट से फर्स्ट वन इज नॉन स्टैटिक, इसके साथ स्टैटिक का कीवर्ड नहीं है, सो इट्स इंस्टेंस फील्ड, यानी कि इस बैलेंस को एक्सेस करने के लिए आई हैव टू क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ अकाउंट क्लास, देन आई कैन यूज दिस बैलेंस फील्ड। अनदर फील्ड इज पब्लिक स्टैटिक। अब स्टैटिक का कीवर्ड जब मैंने यूज किया, नाउ दैट फील्ड इज स्टैटिक एंड आई कैन यूज इंटरेस्ट रेट चेंज field without creating object with just direct class name। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास पब्लिक डेसिमल बैलेंस एक नॉन स्टैटिक फील्ड है, इसको एक्सेस करने के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट होना जरूरी है। सेकंड वाली स्टैटिक फील्ड है, स्टैटिक फील्ड के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करना इज नॉट नेसेसरी, आप डायरेक्ट क्लास के नाम के साथ इसको एक्सेस कर सकते हैं। लेट से अकाउंट, अकाउंट का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया अकाउंट की क्लास का, रॉब्स अकाउंट। रॉब्स अकाउंट और बैलेंस इज इक्वल टू 100। हर पर्सन का अपना अपना बैलेंस हो सकता है, बट इंटरेस्ट रेट शुड बी सेम फॉर ऑल द अकाउंट होल्डर्स। ठीक है, कंपनी की पॉलिसी है, बैंक की पॉलिसी है, इंटरेस्ट रेट हर किसी के लिए सेम होगा। तो उसके लिए हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग कॉपी बनाने के लिए हमने क्या किया, इंटरेस्ट रेट जो चार्ज हो रहा है उसको हमने स्टैटिक रख दिया। और उसको हम कैसे एक्सेस कर रहे हैं, विद द नेम ऑफ क्लास अकाउंट डॉट इंटरेस्ट रेट चार्ज इज इक्वल टू 10। ठीक है, सिमिलरली इसकी एक और एग्जांपल मैं आपको एडिटर पे भी करके बता देती हूँ। ये एग्जांपल ही तो एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं अकाउंट की। एक एग्जांपल ये हो गई, एक एग्जांपल मैं आपको कोड करके बता देती हूँ। ठीक है, सपोज आई हैव अ क्लास पब्लिक क्लास एम्प्लॉय। ठीक है, मेरे पास एम्प्लॉय की क्लास हो गई और इसमें मैं एक फील्ड रख लेती हूँ पब्लिक स्टैटिक कंपनी नेम, इसको मैं स्टैटिक रखूंगी। ये जितने भी एम्प्लॉयज हैं, क्योंकि ये एक क्लास है एम्प्लॉय की, ठीक है, जो विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय के लिए हम क्रिएट कर रहे हैं। तो जब विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन है तो सारी जो एम्प्लॉय हैं वो एक ही कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, तो हर किसी के लिए अलग अलग कंपनी को रिपीट करने से बेटर है कि मैं इस फील्ड को कंपनी नेम कर दूं। ठीक है, एंड देन यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैंने एक और फील्ड डिक्लेयर की पब्लिक स्टैटिक स्ट्रिंग। ठीक है, दैट इज द डेटा टाइप। पब्लिक नॉन स्टैटिक फील्ड है तो स्टैटिक का कीवर्ड नहीं लगेगा। पब्लिक स्ट्रिंग नेम एंड नेक्स्ट वन इज पब्लिक स्ट्रिंग डेजिग्नेशन। ये दोनों फील्ड्स क्या हैं, क्योंकि ये वेरी हो सकती हैं। एक एम्प्लॉय का नेम एबीसी है, उसकी डेजिग्नेशन मैनेजर है। दूसरे एम्प्लॉय का नेम XYZ है, उसकी डेजिग्नेशन क्या है, प्रोग्राम मैनेजर है। थर्ड एम्प्लॉय का नेम DEF हो सकता है, उसकी डेजिग्नेशन क्या हो सकती है मेरे पास, अकाउंटेंट। बट कंपनी नेम एक ही होगा, तो इसीलिए मैंने कंपनी नेम को स्टैटिक कर दिया। अब जब मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगी मेन मेथड आउटसाइड द क्लास, मेन मेथड के थ्रू, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, क्लास है एम्प्लॉय की, एम्प्लॉय इज इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय। ठीक है, अब मैं क्या एक्सेस कर सकती हूँ, ई डॉट, अगर आप देखें तो यहाँ पे मेरे पास क्या चीज कॉल हो रही है, ई डॉट नेम एंड ई डॉट डेजिग्नेशन। ई डॉट कंपनी नेम नहीं हो रहा, क्योंकि कंपनी नेम को ऑब्जेक्ट के नाम के साथ मैं एक्सेस कर ही नहीं सकती। कंपनी नेम को एक्सेस करने के लिए आई हैव टू यूज नेम ऑफ क्लास एंड नेम ऑफ क्लास इज एम्प्लॉय डॉट। देखिए, एम्प्लॉय डॉट करने पे मुझे कंपनी नेम शो हो रहा है। लेट्स से एम्प्लॉय डॉट कंपनी नेम इज इक्वल टू, मैंने सेट कर दिया XYZ कॉर्पोरेशन। ठीक है, और जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है ई डॉट नेम इज इक्वल टू ABC, ई डॉट डेजिग्नेशन इज इक्वल टू
प्रोजेक्ट मैनेजर। सिमिलरली ये काम मैं रिपीट करती हूँ, एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करती हूँ, एम्प्लॉय E1 इज इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय, एंड E डॉट नेम मैं इसको कर देती हूँ DEF, और डेजिग्नेशन में कर देती हूँ आपके पास डेवलपर, लेट्स से, ठीक है। और फिर क्लास के अंदर हम एक मेथड बनाते हैं, एक इंस्टेंस मेथड, पब्लिक स्टैटिक मेथड नहीं है, इंस्टेंस मेथड है जो कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, वॉइड प्रिंट ऑल, और यहाँ पे हम सिंपल ये सारी वेरिएबल्स को प्रिंट करवा देते हैं, कंसोल डॉट राइट लाइन नेम name designation and company name, और यहाँ से मैं कॉल कर देती हूँ E डॉट print all, ठीक है। सिमिलरली मैं यहाँ पे करूँगी E1 डॉट प्रिंट ऑल, और जब मैं इसको रन कर दूंगी, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे XYZ कॉर्पोरेशन मैंने क्लास लेवल पे डिफाइन की है, किसी भी वेरिएबल के नाम, किसी भी ऑब्जेक्ट के नाम के साथ मैंने XYZ कॉर्पोरेशन नहीं यूज किया। बट जब मैं E डॉट प्रिंट ऑल कॉल कर रही हूँ ऑब्जेक्ट 1 के लिए और प्रिंट ऑल कॉल कर रही हूँ नेक्स्ट एम्प्लॉय के लिए, तो दोनों के लिए वो कॉर्पोरेशन क्या दे रहा है, XYZ। मीन्स तो जो हमारे पास स्टैटिक फील्ड है वो आने वाले हर ऑब्जेक्ट के लिए कॉमन होगी, जो कि उनको जितने ऑब्जेक्ट्स हैं वो सब यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, वैल्यू सिर्फ एक दफा हमारे पास असाइन होगी स्टैटिक फील्ड के लिए। अभी हमने स्टैटिक क्लासेस नहीं डिस्कस की ना की, वी हैव डिस्कस स्टैटिक फील्ड राइट नाउ। अभी हम सिर्फ स्टैटिक फील्ड को डिस्कस कर रहे हैं। स्टैटिक फील्ड का मतलब ये है, जो मैंने एग्जांपल आपको एक्सप्लेन की, कि कुछ एट्रीब्यूट्स ऐसे होंगे हमारे पास जो हर ऑब्जेक्ट के लिए कॉमन होंगे। लेट्स से अगर मैं पर्सन की बात करूं, तो पर्सन का नेम चेंज हो सकता है, मैं भी उस क्लास से बिलोंग कर रही हूँ, आप भी उस क्लास से बिलोंग करें, तो पर्सन कैन हैव नेम, एज, डेट ऑफ बर्थ, हाइट, ठीक है, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एज वेल, वेट, ये सब एट्रीब्यूट्स हैं जो हम सबके होंगे, बट हर एट्रीब्यूट की वैल्यू डिफरेंट होगी। मेरा नेम कुछ और होगा, आपका नेम कुछ और होगा, डेट ऑफ बर्थ कुछ और होगी, आपकी कुछ और होगी, हाइट मेरी कुछ और होगी, आपकी कुछ और होगी। तो ये मेरे पास इंस्टेंस फील्ड है, हर ऑब्जेक्ट की अपनी ओन कॉपी। लेकिन लेट से अगर मैं बात कर रही हूँ नेशनैलिटी की, तो हम सब एक ही कंट्री से बिलोंग कर रहे हैं, मैं भी आप भी, तो इस फील्ड को बार बार हर ऑब्जेक्ट के लिए रिपीट करने से बेटर है कि हम इसको स्टैटिक फील्ड बना दें। स्टैटिक फील्ड मींस ये कि जो कॉमन एट्रीब्यूट हो, जो सारे आने वाले ऑब्जेक्ट के लिए कॉमन हो और सब उसी एक को शेयर कर सकें, दैट इज स्टैटिक फील्ड के लिए हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। देन इसके बाद फिर हम नेक्स्ट ये करेंगे, इसी तरह एक और एग्जांपल एम्प्लॉय की है। एम्प्लॉय की क्लास है, हर एम्प्लॉय का अपना नेम होगा, अपनी डेजिग्नेशन होगी, बट जो एम्प्लॉय है वो बिलोंग एक ही कंपनी से कर रहा है, इसीलिए कंपनी नेम को हमने स्टैटिक कर दिया, और एक प्रिंट ऑल का मेथड बनाया, और इस मेथड में हमने तीनों फील्ड्स नेम, डेजिग्नेशन एंड कंपनी नेम को प्रिंट करवा दिया। और जब मैंने मेन ड्राइवर क्लास यूज की, ड्राइवर क्लास में अच्छा ऑब्जेक्ट करने से पहले ही, और स्टैटिक फील्ड की आपके पास क्या कैरेक्टरिस्टिक है कि इसके लिए आप ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट लेवल नहीं है, ये सबके लिए कॉमन है, क्लास लेवल है। इसीलिए हम सिर्फ क्लास के नाम के साथ एम्प्लॉय डॉट कंपनी नेम इज इक्वल टू जो आप नाम रखना चाह रहे हैं XYZ कॉर्पोरेशन। अब जितने भी आप चाहें
एक ऑब्जेक्ट बनाए, 10 बनाए, 15 बनाए, 20 बनाए, वो सारे ऑब्जेक्ट बाय डिफॉल्ट इस कंपनी नेम को यूज कर रहे हैं और ये उन सबके लिए कॉमन है। फिर मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया एम्प्लॉय इज इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय, एम्प्लॉय का नेम सेट किया, उसकी डेजिग्नेशन सेट की और ई डॉट प्रिंट ऑल कॉल कर दिया। तो जैसे ही मैंने प्रिंट ऑल, आप देखिए मैंने कहीं भी ई डॉट कंपनी नेम नहीं सेट किया, बट वो मुझे क्या दे रहा है, एम्प्लॉय वन नेम एबीसी, डेजिग्नेशन प्रोजेक्ट मैनेजर एंड कंपनी नेम इज XYZ कॉर्पोरेशन। सिमिलरली मैंने एक और ऑब्जेक्ट बनाया एम्प्लॉय E1 इज इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय, इसके लिए E1 डॉट नेम DEF सेट रखा, E1 डॉट डेजिग्नेशन डेवलपर और E1 डॉट प्रिंट ऑल कॉल करवा दिया। अब जो ये प्रिंट ऑल है इसमें इसने मुझे क्या दिया, नेम DEF, डेवलपर एंड कंपनी नेम अगेन XYZ कॉर्पोरेशन, जबकि इस XYZ कॉर्पोरेशन को मैंने किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ नहीं लिंक किया, सिर्फ क्लास के नाम के साथ इसको सेट किया। तो बाय डिफॉल्ट जितने भी आने वाले ऑब्जेक्ट हैं ये उनके साथ लिंक कर रहा है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर से कैसे हो सकता है? ठीक है, एक और चीज जो हमने डिस्कस की थी, और यहाँ पे हमारे पास जो, ठीक है, इंस्टेंस वेरिएबल कैन हैव नॉन स्टैटिक फील्ड। जैसे ये मेरे पास एक प्रिंट ऑल का मेथड है जो एक इंस्टेंस मेथड है, इसको एक्सेस करने के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करना जरूरी है। ठीक है, इस मेथड के अंदर मैं स्टैटिक फील्ड यूज कर सकती हूँ, बट जब मैं एक स्टैटिक मेथड बनाऊंगी, पब्लिक स्टैटिक वॉइड कंपनी नेम, ठीक है, और यहाँ पे मैं कंसोल डॉट राइट लाइन क्या प्रिंट करवा रही हूँ, कंपनी। इस मेथड को एक्सेस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये वेरिएबल है, इसी वेरिएबल को जो स्टैटिक फील्ड है इसमें मैं स्टैटिक वेरिएबल को प्रिंट करवा रही हूँ। तो ये जो स्टैटिक मेथड है ये भी बिल्कुल वैसे ही एक्सेस होगा जैसे स्टैटिक फील्ड होती है। कैसे मैं इसको एक्सेस कर सकती हूँ, क्लास के नाम के साथ, एम्प्लॉय डॉट कंपनी नेम का मेथड। ठीक है, मैंने इसको रन कर दिया, इसने मुझे XYZ कॉर्पोरेशन रिटर्न कर दिया, जो कंपनी नेम मैंने यहाँ पे सेट करवाया था। अगर मैं कुछ भी नहीं दूंगी तो ये नल देगा, क्योंकि स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग की डिफॉल्ट वैल्यू नल होगी। ठीक है, लेकिन अगर मैं इससे, ये जो स्टैटिक मेथड है, इस स्टैटिक मेथड में अगर मैं कोई नॉन स्टैटिक फील्ड दे दूंगी, लेट्स से नेम इंस्टेंस लेवल का है, मैंने अगर नेम यहाँ दे दिया तो अब ये मुझे यहाँ एरर देगा। एरर क्या देगा, क्योंकि नेम को एक्सेस करने के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करना जरूरी है, लेकिन हम कंपनी नेम को कैसे एक्सेस कर रहे हैं, थ्रू क्लास नेम। इसीलिए स्टैटिक मेथड में कभी भी आपके पास इंस्टेंस, यू कैन नॉट यूज इंस्टेंस फील्ड इन स्टैटिक मेथड। स्टैटिक मेथड में स्टैटिक फील्ड ही यूज होंगी और इंस्टेंस मेथड में इंस्टेंस और स्टैटिक दोनों यूज हो सकती हैं। ये पॉइंट माइंड में रखिएगा। सेशन एंड हो जाए तो दोबारा कनेक्ट करते हैं।